7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी-कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ शाब्दिक अर्थ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराज धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी-कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारी से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी भी इन ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लर नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लर ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। धन के लिए युद्ध।
आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार व राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के शासक सदियों तथा कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। वे अपने शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी-कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा लिया गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल-हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों अर्थात चौहानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। इनका शासनकाल था 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 ईस्वी में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 ईस्वी में उसके हाथों हार गया। इसी क्रम में जानेंगे कि चोल वंश सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजा राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जलसेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और कंदई कोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर,
संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिनी जाती है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी। ये शाखाएं बार बार पानी उलिझती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती थी। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, और 5वीं या 6वीं सदी के आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन की समतल किया जाता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल से 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उड़ कर आती थी, सिंचित खेती के साथ साथ बहुत समृद्धि हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। पेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा जाता था। अरैयार, इसका अर्थ होता था प्रधान, जैसी उपाधियां दी जाती और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। हमने देखा है कि ब्राह्मण को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभा बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्य के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अन्य जानकारियों के तहत तांग वंश की युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक अर्थात 7वीं सदी से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही
द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही।